बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर मेहताब हुसैन। कॉफ़ी विद एंटरप्रेन्योर में आज जो हमारी शख्सियत हमारे साथ हैं, उनका ताल्लुक़ लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से है, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री से, और वो सीईओ हैं न्यूज़ लॉजिस्टिक के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शकील साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, और अपने ताकि व्यूज़ अपने शेयर्स ताकि करने के लिए ऑडियंस के साथ हमारे। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आपने अपनी जर्नी अपने बिज़नेस के हवाले से थोड़ा सा अपना तारुफ़ कराएं, चीज़ें बताएं ऑडियंस को। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने स्मार्ट एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के तहत आपने आज ये शर्फ बख्शा और मेरा ऑफिस है और मेरे इंटरव्यू के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरा नाम जैसे आपने बता दिया शकील अहमद है। मेरी कंपनी का नाम न्यूज़ लॉजिस्टिक है और मैं सीईओ हूँ और फॉर्मर चेयरमैन पेफा भी रह चुका हूँ मैं। और मैंने अपने इस बिज़नेस का बेसिकली इस फील्ड में लॉजिस्टिक एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग बिज़नेस के अंदर मैं 1994 में एंटर हुआ था और 2002 के अंदर मैंने अपनी कंपनी की बुनियाद रखी दिसंबर 2002 के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह 2002 के बाद से एक लॉन्ग जर्नी है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी स्ट्रगल भी करनी पड़ी, हार्ड वर्क भी करना पड़ा और सारी चीज़ें की हैं। आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं कि बिज़नेस के अंदर एक मकाम और एक क्रेडिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। शकील साहब, आज हम जो है ये कॉफ़ी विद एंटरप्रेन्योर जो हमारा सेशन है, प्रोग्राम है, इसमें समझ लें कि कुछ यंग जनरेशन के लिए एडवाइस भी आपसे हम पूछेंगे, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से आपसे कुछ सवालात करेंगे और कुछ बिज़नेस के हवाले से भी क्वेश्चंस करेंगे। जी बिल्कुल करें। और तो आप तैयार हैं? ईमानदारी के साथ आपको बिल्कुल जवाब ताकि हाँ, और यंग एंटरप्रेन्योर की हौसला अफजाई हो सके। और इस काबिल तहसीन है आपके इक़दाम के आप लोग जो है इतना काम करें और उनको इनकरेज करते। तो चलें तो सवालात शुरू करें आपसे। जी बिल्कुल। पहला सवाल ये है कि आपने अपने इस बिज़नेस जो आपने मुझे बताया कि न्यूज़ लॉजिस्टिक बिज़नेस से आपने क्यों स्टार्ट किया, मतलब ये आइडिया जो बिज़नेस आइडिया है आपके पास कैसे आया आपके माइंड में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है सिविल के अंदर, ठीक है, प्लस फिर मैंने कॉमर्स साइड के ऊपर बीकॉम किया, फिर उसके बाद आईसीएमए के अंदर एडमिशन्स वगैरह लिए, उसके अंदर उसको भी कंप्लीट किया। लेकिन आप समझ, क्योंकि मिडिल क्लास से एक ताल्लुक़ है तो यकीनन आपको जॉब की ज़रूरत पड़ती है। तो जॉब जब ढूंढी और शुरू में जहाँ पे जॉब मिली तो वो एक लॉजिस्टिक और फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री के अंदर मिली। 1994 के अंदर ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और जॉब करते हुए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए एक्सपीरियंस गेन किया। 2002 के अंदर एक दोस्त थे, वो ऑलरेडी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट लिया हुआ था, करा हुआ था, तो उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने अपने साथ इंगेज किया, तो उनके साथ 6 महीने एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद ये 2002 के अंदर मैंने अपनी कंपनी न्यूज़ लॉजिस्टिक के नाम से स्टार्ट ली। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड काफ़ी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था, बहुत सारे डिफरेंट फॉरवर्डर्स के साथ उनके साथ एक अटैचमेंट हो गई थी और वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। तो उनकी इंकरेजमेंट की वजह से मैंने ये फैसला किया कि मुझे अपनी कंपनी को स्टार्ट करना चाहिए और मैं इस बिज़नेस के अंदर आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस तरह की स्ट्रेटजीज़ एंड टैक्टिक्स यूज़ किया आपने अपने जो है बिज़नेस की मार्केटिंग के लिए एंड ग्रोथ के लिए? देखिए, जिस वक्त मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त एक कंपटीशन ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद था और बिज़नेस डेफिनेटली जितने भी कस्टमर्स हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड, वो एक पर्सनल अटेंशन चाहिए होती है उनको। तो मैंने एक ही स्ट्रेटजी रखी कि मैंने अपने ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स या इस तरीके के डिपार्टमेंट्स क्रिएट नहीं किए थे, क्योंकि एक छोटी कंपनी थी, एक मीडियम साइज कंपनी थी, हमारे स्टाफ भी बहुत कम था शुरू में। तो जितने भी कस्टमर्स थे उनकी एक पर्सनल जो एक कांटेक्ट था मेरे साथ, वो मैं आई थिंक समझता हूँ कि वो एक बहुत ज़्यादा एक की फैक्टर बना कि जिसने हमारी बिजनेस के ग्रो के अंदर बहुत इफेक्टिव किरदार अदा किया। और एक उनको पर्सनल जो अटेंशन डायरेक्ट मेरी तरफ से मिलती थी, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होता, कोई भी इशू होता था, वो शकील भाई उनके एक्सेस में हर वक्त मौजूद रहते थे। तो उनकी एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल की वजह से एक ट्रस्ट जो डेवलप हुआ और उसने बिजनेस को डेवलपमेंट होने में भी बहुत किरदार अदा किया। माशाल्लाह। चौथा सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि एज ए एंटरप्रेन्योर
आपकी की मोटिवेशन क्या रही है जिसने आपको हमेशा गिरने नहीं दिया? की मोटिवेशन तो देखें एक ही चीज़ है, बीइंग ए मुस्लिम, आप मुसलमान, और डेफिनेटली हमें अपने बिजनेस के अंदर, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर आपका रोल मॉडल डेफिनेटली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने उनका रोल मॉडल पूरी दुनिया के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। तो आप जब तक ऑनेस्ट रहेंगे, हर एक के साथ लॉयल रहेंगे और सिंसेरिटी के साथ काम करते रहेंगे, तो मैं आई थिंक इससे बढ़कर कोई भी क्वालिटीज़ खूबियाँ नहीं होती किसी भी बिजनेस को ऊपर लेके जाने के लिए या एक कामयाब इंसान बनने के लिए। अगला सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके बिज़नेस जोड़ने का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फेयर क्या रहा है, एंड आपका जो है बिज़नेस मॉडल कौन रहा है जिसको आपने समझ लें कि फॉलो किया हो आपकी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और आपका जो है लाइफ का ग्रेटेस्ट फेयर क्या रहा है, जो एक डर एक चीज़ होता है? लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा ग्रेटेस्ट फेयर नहीं रहा। और बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया कि जैसे मैं डायरेक्टली खुद इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता था हर चीज़ के अंदर, भले वो ऑपरेशन हो, कस्टमर सर्विसेज हो, या ओवरसीज कोऑर्डिनेशन हो, या दूसरी भी जितनी भी चीज़ें हैं, तो एक सिंसेरिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, कस्टमर्स के जो उनकी अप्रोचेज़ हैं उनके साथ काम करते हुए एक बहुत ज़्यादा बिजी टाइम गुजारा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी इंडस्ट्री के अंदर डेफिनेटली मेरे रोल मॉडल यकीनन वो लोग भी हैं जिनके साथ मैंने काम किया और जिनकी कंपनीज के अंदर मैंने जॉब भी की। इनिशियली तो मेरे साथ तो मेरे रोल मॉडल वही रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ डेफिनेटली चीज़ें चेंज होती हैं। तो एक जिस तरीके से आपका स्टैंडर्ड या लेवल चेंज होते रहते हैं तो उसके हिसाब से चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं किसी एक बंदे को नहीं कह सकता कि वो मेरा रोल मॉडल रहा, लेकिन एक दो हस्तियां हैं कि जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर हैं और जिन्होंने काबिल कदर काम भी किए हैं, तो वो यकीनन मेरे सामने रहे हमेशा, और उनकी अचीवमेंट भी साथ रही। तो कोशिश की है कि किसी तरीके से उनको फॉलो किया जाए और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने अंदर अडॉप्ट की जाए। ज़बरदस्त। शकील साहब, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई फार्मूला या पैटर्न जिसको आप फॉलो करते हो? देखिए, कोई भी ये कोई साइंस या केमिकल का कोई वो तो नहीं है कि इसके अंदर कोई फार्मूला होना चाहिए। एक इंसान की जो अपने अंदर से जो क्वालिटीज़ हैं, जो दबी हुई उसकी खूबियां हैं, वो आगे आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। और सिंसेरिटी के साथ अगर आप चीज़ें लेके चलते हैं तो वही सबसे बड़ा फार्मूला है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी फैमिली के साथ, और अपने बिजनेस के अंदर और अपनी इंडस्ट्री के अंदर, वही सबसे बड़ा है कि आपकी सिंसेरिटी, लॉयल्टी जो है, जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस रहें और उसके ऊपर पूरी तवज्जो के साथ उसको जो उसका रिक्वायर्ड टाइम है वो अगर आप देते हैं तो वही आपकी कामयाबी है। वही मैं समझता हूँ कि वही सबसे बड़ा फैक्टर। ठीक। अच्छा, आपकी अब मैं कुछ सवाल आपके जो है समझ लें कि फैमिली के हवाले से थोड़ा सा पर्सनल थोड़ा सा आते हैं कि आपने किस तरह से आप मैनेज वगैरह कर रहे होते हैं कि इन होल वीक जो है या डे आप कितने आवर्स वर्क करते हैं एंड फैमिली को टाइम कैसे देते हैं? क्या बिज़नेस ने इफ़ेक्ट किया है आपकी पर्सनल लाइफ को? देन उन सिचुएशंस को कैसे मैनेज करते हैं आप? शुरू में तो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देता था, और समटाइम्स ऐसा भी है कि मैंने तकरीबन 18 से 20 घंटे भी काम किए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता था, पर्सनली इन्वॉल्व होता था। तो यकीनन एक फैमिली के लिए उनके लिए भी एक चीज़ें होती थी, उनको सही से टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन एक सबसे बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि उनकी तरफ से इनकरेजमेंट थी कभी भी, और इसके अंदर मेरी वाइफ, यकीनन उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। उन्होंने इनकरेज किया हमेशा, ऐसा कभी नहीं किया कि डिस्करेज किया, जिसकी वजह से मुझे भी हिम्मत मिलती थी और मैं अपने काम जो भी मेरे ऊपर होते थे सारी चीज़ें वो उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करता था। और जाहिर सी बात है कि अगर आपको घर में सुकून मिलता है तो आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर और ज़्यादा फोकस तरीके से काम करते हैं। तो वो शुरू के जो टाइम पीरियड था 5 से 10 साल, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाला था, और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब लास्ट चंद सालों से ये है कि जाहिर सी बात है कि एक एज फैक्टर भी आ जाता है, फिर बिजनेस के अंदर फिर आपकी टीम भी बड़ी होती चली जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप शेयर करते हो, चीज़ें शेयर करते हो। तो वो अब काफ़ी हद तक ये कि रिलैक्स फील करता हूँ कि अब इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। माशाल्लाह से मेरे पास जो टीम है वो उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाल लिया और वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल भी कर लेते हैं, मैनेज भी कर लेते हैं। तो अब ये कि घर की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है, काम की तरफ कम तवज्जो है। लेकिन जितना भी मैं अगर अपने बिजनेस को टाइम देता हूँ वो क्वालिटी टाइम देता हूँ। हर चीज़ के ऊपर एक ग्रिप रहती है, नज़र रहती है
ताकि जो टीम काम कर रही वो उसी तरीके से उनका मोमेंटम जो है वो बना रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी, हर चीज़ दी। कहते हैं कि यार कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ? देखिए, मैं तो इसका क्रेडिट अपनी वाइफ भी देता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैं जॉब कर रहा था, और उसके बाद जब शादी हुई और फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, फिर ये कंपनी स्टार्ट हुई, तो डेफिनेटली फिर मेरे बच्चे, उनका भी एक क्रेडिट है कि उनके भी नसीब से चीज़ें आगे आई। तो मैं उसका क्रेडिट डेफिनेटली अपनी पूरी फैमिली को देता हूँ। फिर माँ बाप की दुआएं हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा यकीनन उसके ऊपर दुआएं दी, और सारे बहन भाई हैं उन्होंने भी दुआएं दी। बाकी मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो भी हैं, सब लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया, साथ दिया। लेकिन इमीडिएटली जो ज़्यादा सपोर्ट थी वो डेफिनेटली फैमिली की तरफ से थी, क्योंकि वाइफ उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया टाइम की वजह से, चीज़ों की वजह से, तो वो क्रेडिट डेफिनेटली है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आपको 5 साल पीछे लेके जाए तो आप अपने बिजनेस में क्या चेंजेस करना चाहेंगे जो आप करना चाहते हो आज की सिचुएशंस के हवाले से? देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई रिग्रेट तो नहीं है कि जैसे कुछ हमने चीज़ें नहीं की, क्योंकि इंसान अपनी एक प्लानिंग करता है, लेकिन डेफिनेटली होता वही कि जो अल्लाह ताला चाहता है, उसके जो भी इंसान के नसीब में होता है वो इसको मिलता है। लेकिन एज एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, और अभी जो कोविड आउटब्रेक हुआ 2 साल पहले, तो एक पूरी दुनिया के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुई, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। और कुछ हमारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक तो हमारे बिजनेस का जो एक्सपेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पूरी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और उसके अंदर डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क मौजूद है। तो यकीनन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आई, उन्होंने वो बिज़नेस को स्टार्ट किया, उनको चीज़ें की, फिर डिफरेंट एक चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें 5 साल पहले का एक मौका मिलता है तो यकीनन हम वो चीज़ें करना चाहेंगे कि जो अभी हमारे बिजनेस के अंदर या हमारी कंपनीज के अंदर वो एस्पेक्ट ऐड नहीं हुए, या वो स्कोप ऑफ वर्क अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, वेयर हाउसिंग है, रेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, एयर फ्रेट का ज़्यादा सेगमेंट है, और इसी तरीके से अभी सी पैक के ऊपर जो चीज़ें आती जा रही हैं, तो आपको एक ट्रक्स के फ्लीट वगैरह रिक्वायर्ड होंगे, तो डेफिनेटली उनकी तैयारी आपको पहले से करनी चाहिए। कोविड के हवाले से जो आप देख रहे हैं, कोविड ने या इस तरह जो सिचुएशंस हुई हैं जो आजकल में इस लास्ट 2 ईयर से, इसने आपकी इंडस्ट्री में क्या इफ़ेक्ट किया? अभी तो देखें, अगर आप शिपिंग की बात करते हैं तो शिपिंग इस वक्त अपने वर्स्ट पीरियड से गुजर रही है, ठीक है। 2 साल पहले कोविड स्टार्ट हुआ था, लेकिन उससे 3 साल पहले से पूरी शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर जो एक बहरानी कैफियत मौजूद थी। बहरानी कैफियत इन ए सेंस के एक डिमांड एंड सप्लाई का जो इम्बैलेंस था ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। अब उसमें शिपिंग लाइंस ने बहुत सारी दुनिया के अंदर जो ऑपरेट करती थी, उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर ह्यूज लॉसेस उनको हुए, और ह्यूज लॉसेस की वजह से फिर उन्होंने काफ़ी लोगों ने आपस में मर्जर भी किए। कुछ शिपिंग कंपनीज ऐसी थी कि जो कि बैंकरप्सी की तरफ गई। तो कोविड से पहले जो उन्होंने एक अपनी कैपेसिटी को श्रिंक किया, उन्होंने कम किया, और फिर उसके बाद कोविड भी आउटब्रेक हो गया। कोविड आउटब्रेक होने के बाद की वजह से दुनिया भर में डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर एक कंटेनर्स का जो ह्यूज यानी कि बैकलॉग आया, क्योंकि उनको उठाने वाला, उनको क्लियरेंस कराने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। कंटेनर पहुंचते गए, वो डंप होते गए, वो पूरा पोर्ट भी कंजेस्टेड हो गया, इक्विपमेंट्स जो थे वो भी ऑक्यूपाइड हो गए। और उसके बाद जब थोड़ी सी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ की तरफ आई, दुनिया ने खुलना शुरू किया, तिजारत दोबारा शुरू हुई, तो उसमें ये हुआ कि फिर एक जो आपकी डिमांड बढ़ती चली गई, लेकिन वेसल्स की ऊपर कैपेसिटी ऑलरेडी कम थी। तो अभी जो फेस कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ह्यूज फ्रेट रेट्स हो चुके हैं। इसी तरीके से एयरलाइन के साथ भी हुआ। अभी तकरीबन आप समझ लें कि 7 to 8 टाइम्स फ्रेट रेट्स इंक्रीज हो गए। तो एक छोटा स्मॉल या मीडियम साइज कंपनीज जो हमारे फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट ह्यूज होती चली जा रही है। पहले अगर आप एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी पोर्ट का फ्रेट रेट $1000 था, तो वो आज $7,000 से $8,000 के ऊपर है, और $7,000 से $8,000 होने के बावजूद उनको शिपिंग लाइंस बुकिंग नहीं दे रही। ये सिचुएशन पूरी दुनिया में मौजूद है। कहीं पे कंटेनर्स नहीं मिलते, कहीं पे वेसल्स के ऊपर स्पेस नहीं मिलती, कहीं पे अगर स्पेस मिल जाती है तो वो फिर रोल ओवर, ओमिट वेसल्स, और ये डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हुए हैं।
तो ये अभी जो टाइम है पूरी दुनिया के लिए शिपिंग लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक कड़ा वक्त है, और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह आगे थोड़े हालात और नॉर्मलाइज हो जाएं, ताकि जो मीडियम साइज स्मॉल साइज फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानी आ जाए। सही। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किन स्किल्स का होना लाजमी है आपके लिहाज से? देखें, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए तो पहले तो आपको अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। आपने अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने ड्रीम को वो पहचानने की ज़रूरत है कि आपने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे। आजकल के लोगों के यंग जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि यूट्यूब के ऊपर, जैसे आप लोगों ने चैनल शुरू किया, इस तरीके से और भी दूसरे लोग हैं जिन्होंने चैनल शुरू किया। उनकी रहनुमाई के लिए बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं, दूसरी चीज़ें भी मौजूद हैं। तो वो यकीनन उसके ऊपर उसको स्टडी करें, देखें, चीज़ों को समझें, और फिर अपने आप से भी सवाल करें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उनका इंटरेस्ट किसके ऊपर है। जिस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है ना, उनको वही काम करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट से हट के कोई काम करते हैं ना, तो यकीनन वो आप बेदिली से करेंगे, और कोई भी बेदिली से काम जो है ना वो कामयाबी की तरफ नहीं जाता। तो सबसे पहले उन्हें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि वो करना क्या चाहते हैं आगे ज़िंदगी में, और जब वो पहचान लेंगे तो यकीनन फिर उनका इंटरेस्ट और फोकस उसके ऊपर रहेगा, और वो इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही सबसे बड़ा एक फैक्टर है कि वो उनको देखना है, समझना है, और फिर आगे उसके ऊपर फोकस करके शुरू हो जाना। आपने फोकस का जिक्र किया, तो डे टू डे आप अपने बिजनेस में कैसे फोकस रखते हैं? देखिए, अभी जो एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली पूरी दुनिया के अंदर वो एक दुनिया जहाँ सिमट के आपके बिल्कुल एक ग्लोबल विलेज बनी हुई है। दुनिया में जो चेंजेस आती हैं, आपने देखें, एक तो आपका इंटरनल कंपटीशन होता है कि जो कि विद इन आपके कंट्री के होता है, फिर एक ग्लोबली कंपटीशन होता है। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, या आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। दुनिया में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपको अपने आप को उसके हिसाब से ढालने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन तमाम चीज़ों के साथ आप कदम ब कदम चलते रहेंगे। तो यही चैलेंजेस होते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो आपने अपने आप को उसी के हिसाब से ढालने की ज़रूरत है, अपनी टीम को उसी के हिसाब से लेके चलने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आपने बिज़नेस की जो नॉर्म्स हैं उनको किस तरीके से लेके चलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर रखना पड़ता है। सही। शकील साहब, मैं कुछ एडवाइस क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो व्यूअर्स हैं उसमें यंग जनरेशन भी है एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, स्टार्टअप्स जो हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दो माइंडसेट होते हैं, एक बिज़नेस माइंडसेट होता है, एक जॉब माइंडसेट होता है। कुछ लोग जॉब करना चाह रहे होते हैं, कुछ बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे होते हैं। जॉब एंड बिज़नेस में आपके हिसाब से क्या बेहतर है यंग जनरेशन के लिए? देखिए, यंग जनरेशन को मेरा यही पैगाम है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपने आप को देखें, आप क्या चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन वो जॉब की तरफ होती है। जॉब ऐसा नहीं है कि जॉब बहुत ख़राब चीज़ है, जॉब भी बहुत अच्छी चीज़ है, और जॉब करते वाले भी आज एक बहुत अच्छे मकाम के ऊपर भी मौजूद हैं, और उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और डेफिनेटली उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। क्योंकि यकीनन अगर हर बंदा आके बिज़नेस को संभालना शुरू कर देगा या बिज़नेस करना शुरू कर देगा, तो उसको बिज़नेस को चलाने के लिए भी तो आपको स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो पहले जो भी यंगस्टर हैं उनको चीज़ों को देखना चाहिए कि किस फील्ड से रिलेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली अगर उन्हें पाकिस्तान के अंदर अपना एक फ्यूचर बनाना है, तो पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखें और उसके हिसाब से अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें, और फिर वो एक प्रोफेशनल की तरफ आएँ कि उनको बिज़नेस की तरफ जाना है या डेफिनेटली जॉब की तरफ जाना है। आई थिंक पहले कोई भी यंगस्टर या कोई भी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एकदम से बिज़नेस की तरफ नहीं आता। उसका पहला स्टेप यही होता है कि वो कोई जॉब करे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, चीज़ों को देखे, फील्ड को समझे, अपने काम को समझे, फिर उसके बाद बिज़नेस की तरफ आए और अपनी तमाम फोकस करके फिर उसके कामयाब बनाने वाले कामयाबी की तरफ जाए। ज़बरदस्त। शकील साहब, आप कैसे अपनी टीम की ग्रोथ पर वर्किंग करते हैं, या और किस तरह का कल्चर आपने बिल्ड किया हुआ है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में?
देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे किसी किस्म की कोई जो ना पॉलिटिक्स नहीं है उसको मैं, और पर्सनली मेरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहती है और तमाम स्टाफ के ऊपर सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी जो ना उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनके डे टू डे उसको देखा भी जाता है, समझा भी जाता है और उसको हल भी किया जाता है। तो एक फ्रेंडली, अगर आप अपने स्टाफ के साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को रियलाइज़ करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उनसे भी सजेशंस देते हैं कि भाई आपने बिजनेस को आगे लेके चलने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं आई थिंक किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म के अंदर उसकी कामयाबी का राज यही कि उनके पास एक अच्छी टीम हो और जो कि डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्कर हो, प्लस लॉयल भी हो आपके साथ। तो उनकी सजेशन बहुत काउंट करती हैं और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें मौजूद हैं और उनको गाय बगाए जो है उनको उनकी ट्रेनिंग भी होती है और उनको डिफरेंट किस्म के कोर्सेज भी जो फील्ड से रिलेटेड हैं वो करवाए जाते हैं, तो ताकि उनकी स्किल्स के अंदर एक इजाफा रहे। आजकल के जो है दो चीज़ें होती हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। बिज़नेस के हवाले से आपकी क्या राय है इस हवाले से कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए यंग जनरेशन के लिए? बताएं। देखिए, यंग जनरेशन के लिए यही मैसेज है कि शॉर्ट टर्म डेफिनेटली लोग जो है ना चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द अमीर बन जाएं, लखपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जब अपने बिजनेस के अंदर आएंगे, आपको चीज़ें पता चलेंगी, तो उनसे घबराएं नहीं, उनको ओवरकम करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता काम करें, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर जो है इंशाल्लाह कामयाबी आपके आपके पास होगी। और कोई भी अगर मुश्किल आती है तो उसको डरने के बजाय, घबराने के बजाय उसको हल करने की तरफ सोचें कि इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है आगे चल के। तो एक प्लानिंग आपकी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। शॉर्ट टर्म के अंदर ये होता है कि वो आपको वक्ती तौर पे तो अच्छा लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म उसके फवायद नहीं होते। यंग जनरेशन को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? उनको, एंटरप्रेन्योर को, यंग जनरेशन जितनी भी है उनको मैं यही एडवाइस करूँगा कि चीज़ों को देखें, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि स्टडीज़ के साथ साथ आप कोई जॉब शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि स्टडीज़ के साथ जॉब करें। यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन बेचारे जो अपना काम भी करते होंगे, उसके बाद वो अपनी फीसिस भी देते होंगे, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि एक आप अच्छी तालीम पहले हासिल कर लें, क्योंकि जब आप तालीम हासिल कर लेंगे, आपने क्वालिफिकेशन ले ली, सारी चीज़ें ले ली, तो फिर उसके बाद आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है काम करने के लिए भी, बिजनेस करने के लिए भी। तो सबसे पहले अपनी तालीम के ऊपर फोकस करें और फील्ड और एजुकेशन और स्टडी जो करना है उसकी चॉइस जो है ना, उसकी सिलेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है आगे आके ज़िंदगी में वो किस तरीके से। अब मुझे देखें, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन मैं आज लॉजिस्टिक और शिपिंग के अंदर बैठा हूँ। मैंने कोई शिपिंग की कोई तालीम नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। एक्सीडेंटली तौर पे मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मैं जॉब करने के लिए आया, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को मैंने सीखा, उसके अंदर फोकस किया, आज अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ। और मेरे सक्सेस का भी मैं ये समझता हूँ कि मैंने हर डिपार्टमेंट के अंदर उनकी चीज़ों को देखा कि किस तरीके से होती हैं। तो ए टू जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब पता है कि जो ऑपरेशन के अंदर, कस्टमर सर्विस में, डॉक्यूमेंटेशन में, अकाउंट्स में, कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होती है, कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने फोकस करके अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड चीज़ों को अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा शकील साहब, आपकी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन जो आपने मुझे बताई, मेरे ख्याल में एक आपकी फेडरेशन भी, मेरे ख्याल में एक फ़ियाटा भी है, जो उनका क्या रोल है, फ़ियाटा का क्या रोल है, और आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं जिस तरह फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, वो क्या क्या हैं, वो भी ज़रा हमें बताइएगा अपने, और इनका क्या क्या रोल है, इनका क्या एस्पेक्ट बताइएगा, इन सब का फंक्शन क्या है। पाकिस्तान के अंदर जितने फ्रेट फॉरवर्डर्स कंपनीज हैं उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एसोसिएशन है, और जाहिर सी बात है कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं इंडस्ट्री रिलेटेड, तो वो डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के पास, मिनिस्ट्री के पास, और डिफरेंट जो भी फोरम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनके साथ वो उसको रेज करती हैं और उनकी चीज़ों को बेटरमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और वो सारे काम करने पड़ते हैं। अभी इस टेनियर के अंदर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी अचीव की हैं, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पिफा के अंदर एक लीगल डेस्क हम लोगों ने बंदोबस्त किया और हमने लॉयर अपॉइंट किए।
जो कि हमारी इंडस्ट्री के मेंबर्स के जो टैक्स के जो मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर लीगल असिस्टेंस देने के लिए लीगल डेस्क मौजूद है। अगर इसमें इंडस्ट्री रिलेटेड कोई इश्यूज हैं वो अवेलेबल है। इसी तरीके से हमने एक R&D डिपार्टमेंट क्रिएट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका काम ये है कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड दुनिया भर में या आपके पाकिस्तान के अंदर जो भी चीज़ें काम हो रहा है या जो भी चीज़ें रिफॉर्म्स आ रहे हैं उनके ऊपर मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। और डेफिनेटली हम लोग एसोसिएशन का हिस्सा भी हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन अपने काम और बिजनेस के अंदर भी इन्वॉल्व रहते हैं, चीज़ें रहते हैं, तो वो जो एक ड्यू टाइम है वो डेफिनेटली उसकी रिक्वायरमेंट मौजूद है। तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये भी होगी कि वो डे टू डे जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर फॉलोअप भी रखे, मिनिस्ट्रीज के साथ भी रखे, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ भी रखे। तो वो एक एसोसिएशन के अंदर ये एक समझने के रिफॉर्म्स हुई हैं इस दफ़ा। फिर ऐसे कोई देरीना मसाइल थे लोगों के जिसके अंदर एक सेल टैक्स का काफ़ी इशू था, जिसके ऊपर एक एम्बिग्यूटी मौजूद थी कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड है या पंजाब रेवेन्यू बोर्ड है, वो उनके ऊपर जो है ना टैक्स कलेक्ट करने के लिए डिमांड्स क्रिएट करते थे या चीज़ें नोटिस वगैरह भेजते थे। तो इस इशू को भी इस दफ़ा हमने टेकअप किया। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो हमने एडवोकेट के साथ काफ़ी कंसल्टेंसी की, प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके साथ कंसल्टेंसी की, SRB सिंध रेवेन्यू बोर्ड उनके साथ कंसल्टेंसी की। उसके बाद हमने EC के अंदर अब जो अपनी एग्जेक्टिव कमेटी है या मैनेजिंग कमेटी है वहाँ पे हमने इसको डिस्कस करके पूरी एक डिटेल एडवाइजरी अपने तमाम मेंबर्स को दी और उनको ये बताया कि भाई इसके ऊपर एक एसोसिएशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको कोई ऐसे मसाइल हैं तो उसके लिए लीगल डेस्क अवेलेबल है पिफा के अंदर, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको पूरी लीगल असिस्टेंस इसके ऊपर प्रोवाइड करेगी। नंबर 2, फिर एक स्टेट बैंक से रिलेटेड हमारे रेमिटेंस के हवाले से काफ़ी इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, और जिनके ऊपर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि एक हमें फ्रेट रेमिटेंस अलाउड है और हमने स्टेट बैंक को इंगेज किया हुआ है, अपने प्रपोजल्स भेजे हुए हैं जिसके अंदर हमने उनसे डिमांड की है कि फ्रेट फॉरवर्डिंग या लॉजिस्टिक कंपनी का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो मोर देन शिपिंग लाइन है। मोर देन शिपिंग लाइन मीन्स शिपिंग लाइन पोर्ट टू पोर्ट करती है, लेकिन हमारा पोर्ट से पहले और पोर्ट के बाद पूरा एक काफ़ी यानी कि स्कोप ऑफ वर्क मौजूद है इसके अंदर, कि जिसमें कस्टम क्लियरेंस भी होती है, उसके अंदर प्री कैरेज भी होता है और पैकेजेस है, लेबलिंग है, डिफरेंट सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें फ्रेट के साथ इसके ऊपर जो इनको टर्म्स हैं जो कि मरीन शिपिंग के अंदर आती हैं, जो दुनिया भर में स्टैंडर्ड है, तो वो हमें उन तमाम की रेमिटेंस अलाउ किया जाए। नंबर 2, हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि हमें पाकिस्तान में फ्रेट फॉरवर्डर्स इंडस्ट्री डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री डिक्लेयर होने के बावजूद हमारी कोई ड्यू रिकॉग्निशन नहीं है, हमें कोई ड्यू बेनिफिट्स नहीं है इसके। तो उन बेनिफिट्स के अंदर हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमें भी SME स्मॉल मीडियम जो उसके उनका एंटिटी है, तो उसके अंदर हमारी एक फ्रेट फॉरवर्डिंग का एक एंटिटी क्रिएट करें। एंटिटी क्रिएट करने का ये होता है कि उसके अंदर फिर सॉफ्ट लोनिंग होती है। सॉफ्ट लोनिंग आपके जो मीडियम साइज हैं, स्मॉल साइज कंपनीज हैं, उनको वेयर हाउसिंग के लिए, ट्रक्स के लिए, कंटेनर परचेजिंग के लिए, लैंड की अवेलेबिलिटी, उनको सॉफ्ट लोन दिए जाएं, या अपने IT को इम्प्रूव करना है उसके लिए लोन दिए जाएं, सॉफ्ट लोन दिए जाएं कम इंटरेस्ट के ऊपर। ये हमने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है। फिर अभी एक रिसेंटली प्रॉब्लम इशू हुआ था कि जो कि मैंने बताया कि ह्यूज फ्रेट होते चले जा रहे हैं, तो ओवरसीज जो काउंटर पार्ट्स हैं, महीने में एक रेमिटेंस हमें अलाउ है एक एजेंट को। तो उसके ऊपर पिफा ने उसके ऊपर बड़ा काम किया और स्टेट बैंक को खत लिखा जिसमें उनको ये चीज़ एक्सप्लेन की कि भाई अभी जो एजेंट्स है दुनिया भर में, उनको पेमेंट्स अब महीने की नहीं चाहिए, उनको फोर्टनाइटली पेमेंट चाहिए। और वो कहते हैं कि महीने में एक दफ़ा, क्योंकि फ्रेट रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं तो हर एक की स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ जाता है अगर एक महीने के बाद करते हैं। तो वो उसके ऊपर हमने फोर्टनाइटली स्टेट बैंक ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अभी लास्ट अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर उसको अप्रूव किया और अब फोर्टनाइटली रेमिटेंस भी अलाउ होती है। एक और इशू जो हमारी इंडस्ट्री फेस करती है वो अबेंडन और अनक्लेम कार्गो का है, जो कि पाकिस्तान के अंदर पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है या दुनिया भर में यहाँ से एक्सपोर्ट होती है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो शिपिंग लाइंस उसके अंदर जो फ्रेट फॉरवर्डर है, जो कि बुकिंग एजेंट होता है या हैंडलिंग एजेंट होता है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल उसको ठहराती हैं। तो वो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस का जो उनका मीटर होता है वो चलता रहता है। तो इसके ऊपर मैं आपको आपकी तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है
और हमने लॉयर को इंगेज करके चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक हमने कर लिया है कि इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में हम उसको प्रेजेंट करने वाले हैं। सबसे पहले हमने शिपिंग लाइन एसोसिएशन को इंगेज करना है और उसके ऊपर जितने कवानीन हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशन मौजूद हैं उसकी रोशनी के अंदर हमने पूरा एक केस बिल्डअप कर लिया है। अगर सबसे पहले तो हम इसको कन्विंस करेंगे, तमाम शिपिंग लाइन को इनवाइट करेंगे, उनको वो चीज़ें भेजेंगे, अगर वो चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम इसके ऊपर कोर्ट के अंदर जाएं। फिर अब ये एक इशू आया कि पिछले 2010-11 से एक प्रॉब्लम है टर्नओवर टैक्स का। तो टर्नओवर टैक्स के अंदर हमारा और जो FBR का भी एक ऐसा मौजूद है सर। जी जी, उन्होंने बेसिकली टर्नओवर टैक्स के अंदर ये है कि जो जितनी भी आपकी ग्रोस रिसीट या ग्रोस पेबल अमाउंट है उसके ऊपर उन्होंने 8% चार्ज करना है, जबकि हमारा इतना प्रॉफिट मार्जिन होता नहीं है कि शिपिंग लाइंस को या एयरलाइंस को हमारा फ्रेट पास ऑन हो जाता है। हम तो एक मिडिल मैन का किरदार अदा करते हैं और बुकिंग एजेंट के तौर पे हमारा $150 से ज़्यादा का मार्जिन होता नहीं है। तो पिछले काफ़ी सालों से इसके ऊपर हमने डिबेट की है, FBR के अंदर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनके पास भी, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा और उनको बताया कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। तो वो समझते सब कुछ हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि एक रेवेन्यू जनरेशन का उनको एक पॉइंट है तो वो उसके ऊपर उस तेज़ी से काम नहीं करते और उन्होंने उसके अंदर एक एम्बिग्विटी बरकरार रखी हुई है। तो अभी लास्ट ईयर 2021 के अंदर फाइनेंस एक्ट आया जिसके अंदर उस सर्कुलर को जो कि एग्जाम करता था फ्रेट को, शिपिंग लाइंस को और एयरलाइंस को, वो उन्होंने उसका कानून का हिस्सा भी बना दिया। लेकिन उसके साथ ही एक एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ग्रोस रिसीट और ग्रोस पेबल के ऊपर 3% जो है टर्नओवर टैक्स जो है विद होल्ड करने का भी बोला हुआ है। तो अगेन इसके ऊपर बड़ा एक्टिवली काम हुआ। इसके ऊपर हमने एक एमरजेंट मीटिंग कॉल की 3 जुलाई 2021 को। चेयरमैन साहब ने पूरी इंडस्ट्री को इसके अंदर मदऊ किया, उसके अंदर काफ़ी भारी तादाद में लोग आए और उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने सबने ये कंक्लूड किया कि आप इसके ऊपर एक जो टैक्स कंसल्टेंट होता है, लॉयर होता है, आप उसको सारी चीज़ें फॉरवर्ड करें और उनसे एक लीगल ओपिनियन लेने के बाद फिर EC के अंदर डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर कोई लाहेअमल बनाए। तो फॉलोअप के अंदर फिर हमने 17 तारीख को एक मीटिंग की अपनी EC के अंदर, उसके अंदर लीगल ओपिनियन रखा अपने लॉयर का और सारी चीज़ें लिखी। तो उसमें हमने दोनों तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक तो हमने एडवोकेसी की हुई है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ, FBR के साथ उनसे क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। सेकेंडली हमने पिटीशन की भी तैयारी कर दी है कि जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के अंदर उसको हमने मूव कर देना है ताकि इस दफ़ा ये मसला प्रॉब्लम जो है हम इसको मुस्तकिल बुनियादों पे हल करके दें, इसको रिमेन यानी कि ऐसा ना रहने दें कि इसके ऊपर एम्बिग्विटी बरकरार है और एक इंडस्ट्री के अंदर एक जो स्केयर है, खौफ है और वो फ़ज़ा जो है ना कायम, उसको हम इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। तो ये भी एक मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत 2-3 ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो कि हल होने वाले हैं इस दफ़ा। तो आप लोग ट्रस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस करते हैं, हमें इलेक्ट करा के लेके आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम रात दिन एक करके आप लोगों की सहूलत, आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो भी इस किस्म के इश्यूज हैं उनके ऊपर हम लोग बड़ी तंदही के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आ जाते हैं और कुछ काम नहीं करते, लेकिन आपको पता है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह चीज़ें हो रही हैं और बड़ी राइट डायरेक्शन के अंदर हो रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इन चीज़ों का एक रिजल्ट होता हुआ महसूस करेंगे और देखेंगे भी और आप लोगों को सबको बताया भी जाएगा थ्रू एसोसिएशन। फ़ियाटा की जहाँ तक आपने सवाल किया, मैं फ़ियाटा बता देता हूँ। फ़ियाटा पूरी दुनिया की फ्रेट फॉरवर्डिंग की एसोसिएशन है, यानी उसके अंदर वो तमाम एसोसिएशन जो कि मोर देन 150 कंट्रीज़ हैं जो कि उसका हिस्सा हैं, जो कि उसके मेंबर्स हैं। फिर आपकी जो इंडिविजुअल कंपनीज है वो भी उसकी हिस्सा बनती हैं, उसके मेंबरशिप लेती हैं, रजिस्ट्रेशन लेती हैं। तो वो फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उनके सेफ गार्ड को वो ऊपर बॉडी मौजूद है, एसोसिएशन मौजूद है। वो एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर और थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन या अपनी चीज़ें या जो भी रिफॉर्म्स हैं या जो रिकमेंडेशन है वो उसके ऊपर काम करती है फ़ियाटा। FPCCI अगेन, FPCCI ऑगस्ट बॉडी है, मदर बॉडी है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन मौजूद हैं उनकी एक मदर बॉडी का किरदार अदा करती है। तो जो भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को या एसोसिएशन को कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो वहाँ पे लेके जाते हैं, डिस्कस होते हैं। फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट के अंदर वो उनसे डील करते हैं, उनके साथ जाके मीटिंग्स करते हैं, चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। मैंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया और अभी भी डिफरेंट जो उनकी बिजनेस काउंसिल हैं, फिर लास्ट ईयर में उनका फ्रेट फॉरवर्डिंग का कन्वीनियर था सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी, जो 1-2 साल पहले।
2020 के अंदर मैं कन्वीनियर रहा हूँ और उसके ऊपर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया और अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें थी वहाँ पे उनको हाईलाइट भी किया। अभी हमारी एक मीटिंग भी हुई है वहाँ पे FPCCI के अंदर, जो करंट सिनेरियो है जिसमें हाई फ्रेट और कंटेनर की जो शॉर्टेज है, इक्विपमेंट की शॉर्टेज है और स्पेस की अनअवेलेबिलिटी, इन 3 चीज़ों के ऊपर काफ़ी डिटेल से हमारी डिस्कशन हुई। शिपर काउंसिल के साथ हमारी मीटिंग हुई FPCCI के अंदर और वहाँ पे इंशाल्लाह जॉइंटली अब हम लोगों ने एफर्ट्स करके एक मीटिंग और अरेंज करनी है FPCCI के अंदर, जिसमें हमने शिपिंग लाइन एसोसिएशन को भी बुलाना है, कस्टम प्रिवेंटिव को भी बुलाना है और जो मैरीटाइम मिनिस्ट्री है उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाना है और वहाँ पे इस इशू को हाईलाइट करना है कि आजकल जो शिपिंग लाइन्स ने अपने इतने ज़्यादा फ्रेट रेट्स कर दिए हैं, उसके साथ स्पेस की अवेलेबिलिटी अब मौजूद नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान से जो स्पेस की अवेलेबिलिटी है तमाम शिपिंग लाइंस को बोला जाए, कहा जाए कि वो अपनी स्पेस की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करें, मोर देन 25% वो इंक्रीज करें, ताकि पाकिस्तान से हम एक्सपोर्ट का इंक्रीज का नारा तो लगा रहे हैं, गवर्नमेंट नारा लगा रही है कि भाई एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं? अगर एक्सपोर्टर्स के पास वेसल्स के ऊपर वो स्पेस ही अवेलेबल नहीं है, उनको बुकिंग्स नहीं मिलती और 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते उनके पास बुकिंग अवेलेबल नहीं है, तो वो अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं? तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान शिपर काउंसिल हमारे साथ है और हम दोनों ने मिलके, पिफा ने और पाकिस्तान शिपर काउंसिल ने मिलके FPCCI के प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर हम लोग काम करें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके ऊपर बड़ी एक फ्रूटफुल मीटिंग होने जा रही है। पिफा से भी हमने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को लेटर्स लिखे हैं और स्पेशल डैश टू प्राइम मिनिस्टर, उनको भी इस इशू को हाईलाइट किया है कि इस इशू की तरफ देखें कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर इस वक्त तकलीफ में। तो इसके अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर एक मीटिंग होने जा रही है और पिफा से भी हमने काफ़ी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को लेटर्स लिखे हैं और स्पेशल डैश टू प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ भी हम लोग इंगेज हैं इस वक्त और तमाम जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड और शिपिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हम लोग काम करें। इनफैक्ट ट्रांसशिपमेंट पाकिस्तान को ज़ाहिर सी बात है कि अलाउ नहीं थी, यहाँ पे कस्टम्स के अंदर कोई इसके अंदर प्रोविज़न मौजूद नहीं है, तो ट्रांसशिपमेंट कमेटी मेरे पास मौजूद है इस साल और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमने इसके ऊपर बहुत काम किया और अली ज़ैदी जो मिनिस्टर हैं इस वक्त मैरीटाइम मिनिस्ट्री के, उनके साथ काफ़ी इसके ऊपर काम किया। उन्होंने पाकिस्तान को एज ए ट्रांसशिपमेंट हब के ऊपर, वो भी मिनिस्ट्री काम कर रही है, उसके अंदर मेन हमारा जो एक हमने उनके सामने चीज़ रखी कि भाई LCL जो बिज़नेस है पाकिस्तान में, जो कि FCL से ज़ाहिर सी बात है ये टर्मिनोलॉजी है, तो इसमें जो शिपिंग से रिलेटेड लोग हैं उनको पता है, तो वहाँ हमने एक प्रपोजल रखा कि भाई LCL के ऊपर ट्रांसशिपमेंट पाकिस्तान से अलाउ होना चाहिए और उस जितने भी ऑफ डॉक टर्मिनल्स हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे 95% लोग जो हैं वो ऑफ डॉक टर्मिनल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो उन तमाम ऑफ डॉक टर्मिनल्स के पास ये सहूलत मौजूद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ पाकिस्तान में हो जाती है तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी फ्रेट फॉरवर्डर्स काम कर रहे हैं, तो उनका बिजनेस मोर देन 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफिक पोजीशन जो की वजह से हम इसका एडवांटेज नहीं ले सकते, लेकिन आपके जो पड़ोस में दुबई है या और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो एज ए ट्रांसशिपमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को और उनकी जो पोर्ट एक्टिविटी है वो बहुत हद तक बढ़ गई है। तो खैर देर आए दुरुस्त आए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको रियलाइज़ किया, चीज़ें दी और वो इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ काम करें। उनके साथ 4 से 5 हमारी मीटिंग्स हो गई हैं, हमने अपना प्रपोजल डिटेल के साथ सबमिट करा दिया है, उनको ये वाजे कर दिया कि अगर ये चीज़ होती है तो यहाँ पे लाखों की तादाद में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेंगी और लाखों की तादाद में लोगों को जॉब्स भी अवेलेबल होंगी और एक आपके पोर्ट के ऊपर एक्टिविटी भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। तो जैसे गवादर के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है, ऐसे उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप कराची के अंदर जितनी भी पोर्ट्स हैं इनके ऊपर भी आप फोकस करें और इसको ट्रांसशिपमेंट स्टेटस दिलवाएं और यहाँ पे जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको ये परमिशन कस्टम के अंदर जो जितने भी रूल्स हैं उसके अंदर अमेंडमेंट करें और ये सहूलत पाकिस्तान से भी होनी चाहिए। तो ये बहुत एक गेम चेंजर जो है पाकिस्तान के लिए होने वाला है और एक इंडस्ट्री के लिए जो फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री शिपिंग के लिए, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दुआ करें कि वो इस हुकूमत के अंदर हो जाए, इंशाल्लाह हम लोग तो पीछे लगे हुए हैं। थैंक यू शकील साहब, आपका जो है कीमती वक्त आपने हमें दिया एंड बहुत इंफॉर्मेटिव एंड बहुत नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं आपने यंग जनरेशन के लिए और अपनी जो आपने बिज़नेस की जो कोर वैल्यूज़ हैं वो आपने हमें बताई, अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताई। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच मेहताब, once again. Thanks to watching us, our program Coffee with Entrepreneur. Subscribe and follow our page and channel for more updates. Thank you.